डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम लोकतांत्रिक प्रणाली के दोषों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 3 दोष देख लिए थे कि वास्तव में जनता का शासन नहीं, अभिजनों के द्वारा शासन, और व्यक्ति का विवेक हर काल परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता, और अयोग्यता का शासन। इसे हम आगे कंटिन्यू करते हुए शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। अगली आलोचना इसकी आलोचकों के द्वारा ये दी जाती है कि एक गुण जो हमने डिस्कस किया था, सार्वजनिक शिक्षा का ये साधन है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति को शिक्षा की बजाय राजनीतिक दलों के द्वारा विकृत और भ्रमित प्रचार प्रसार का जो रवैया अपनाया जाता है, उसमें जनता इतनी भ्रमित हो जाती है कि वो वास्तव में अपने राजनीतिक अधिकारों का सही प्रयोग नहीं कर पाती, क्योंकि राजनीतिक दलों के द्वारा अब बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपनी पार्टी का गुणगान किया जाता है या विरोधी पार्टी के बारे में नकारात्मक बातों को बताया जाता है, तो जनता सही और गलत में फर्क नहीं कर पाती, और ऐसी स्थिति में केवल वो प्रचार प्रसार के आकर्षण में आकर अपना वोट ऐसी पार्टी को दे देती है, ऐसे लोगों का चयन कर लेती है जो उसकी जन अपेक्षाओं के अनुसार खरे नहीं उतरते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट आलोचना है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण। आलोचक ये भी मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता ये भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उचित है। सपोज प्रत्येक व्यक्ति को बड़े से बड़ा पद प्राप्त करने का अधिकार है और बड़े से बड़े राजनीतिक पदों पर वो चुनाव लड़ सकता है। संविधान में भी ये नियम है, लेकिन हर व्यक्ति राजनीतिक चुनाव मैदान में उतरने की योग्यता धन बल के अभाव में नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए उसके पास बहुत सारा ऐसा समय चाहिए और धन चाहिए जिसके द्वारा वो अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जनता के सामने कर सके, और इसके लिए बहुत सारा धन उसे खर्च करना पड़ेगा, जो कि हर व्यक्ति के पास संभव नहीं होता। इसी तरह से बहुत बड़े बड़े पद, एक क्लर्क से लेकर आईएएस के पद पर कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन जब शिक्षा के अवसर गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण शिक्षा से ही जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, वो नागरिक बनकर बड़े पदों की प्रतिस्पर्धा में शामिल कैसे हो सकते हैं। तो आलोचकों का कहना है कि समानता और स्वतंत्रता का दावा भी इसमें भ्रमपूर्ण ही प्रतीत होता है, क्योंकि जहां जिन देशों में गरीबी और बेरोजगारी की दर जिस तरह से बढ़ रही है, तो आम व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता का पूर्ण रूप में उपयोग नहीं कर पाता है। इसी तरह राजनीतिक दलों का कुप्रभाव, आजकल सभी लोकतांत्रिक देशों में जिस तरह से छोटे छोटे राजनीतिक दलों का उदय हो रहा है, उससे पूरे देश में एक विभाजन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, और राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक चुनावों में इनकी सबसे बड़ी भूमिका है। दल के आधार पर ही व्यक्ति चुनावी प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की न कोई निश्चित आचार संहिता होती है, न इनके लिए कोई निश्चित वैल्यूज होते हैं, और ये जो कागजों में आचार संहिता इनके द्वारा दिखाई जाती है, व्यवहारिक धरातल पर ये उस पर अमल बिल्कुल नहीं करते। तो राजनीतिक दलों के द्वारा केवल और केवल एक काम किया जाता है, ये जनता को इतना भ्रमित कर देते हैं। जनता के सामने आज एक पार्टी अपना एजेंडा लेकर जाती है, जनता उस पर सोच नहीं पाती, इतने में दूसरी पार्टी अपना एजेंडा पेश कर देती है, कुछ पल बाद तीसरी पार्टी, तो जनता सही और गलत का भेद करना भूल जाती है, क्योंकि अनावश्यक भाषणबाजी के द्वारा कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जनता को भ्रमित इतना कर दिया जाता है कि वो कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर और कभी अनावश्यक प्रलोभनों में आकर अपने मत का प्रयोग कर लेती है, और नहीं चाहते हुए भी ऐसी सरकार चुन लेती है कि जिसको वो वास्तव में सही होश हवास में नहीं चुनती। इसी तरह इसने लॉर्ड ब्राइस ने जैसे ये कोटेशन दिया है राजनीतिक दलों के कुप्रभाव पर, कि राजनीतिक दल कपट को प्रोत्साहन देते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं क्योंकि जनता को भ्रमित करते हैं, और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल खाते हैं। राजनीतिक दल जनता की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को पकड़कर उनके पीछे उनको ले जाते हैं।
यदि गरीब हैं तो कई बार उनको लालच दे दिया जाता है। कुछ समाजों में जिस तरह की परंपराओं की एक वो जो जड़ अपने समाज में होती है, तो उसके आधार पर ऐसी परंपराओं पर अमल करके उनके सामने अपना एजेंडा पेश करते हैं कि जनता भ्रमित हो जाती है और सही गलत का अंतर भूल जाती है। अनुत्तरदायी शासन, लोकतांत्रिक शासन को जिस तरह से हम कह रहे थे कि पहले हमने गुणों में देखा कि सुदृढ़ और सफल शासन होता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इसमें उत्तरदायी शासन की संभावना रहती है, क्योंकि पार्टियां सरकारें बदलती रहती है। तो जो सत्तारूढ़ सरकार है वो हमेशा एक ये बहाना लेती है कि पहले की सरकार ने ऐसा नहीं किया, या जो बेसिक कमियां हैं वो पूर्व की सरकार की थी, और विरोधी दलों के काम जो है वो केवल विरोध के लिए विरोध करना हो गया है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के बीच एक जो आपसी सामंजस्य समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय की पूर्ण रूप में कमी है। और जब ये कमी होगी तो सत्तारूढ़ दल अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाता। सार्वजनिक धन का अपव्यय, जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है हर एक पार्टी के द्वारा अपने लंगर चालू कर दिए जाते हैं, जबकि देश के सामने कई बार ऐसी विपत्तियां आती है, लेकिन इन लोगों के द्वारा ऐसे लंगर नहीं लगाए जाते, लेकिन अपने चुनावी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए जनता को केवल आकर्षित करने के लिए ये ऐसे लंगर लगाते हैं जिस पर अनाप शनाप धन खर्च किया जाता है, कागजों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, और भी कई तरीकों को डिजिटल उसके माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जनता को प्रचार प्रसार में फंसाने के लिए ये अनाप शनाप धन को बहाते हैं। और जब जितना ये धन बहाएंगे उसकी प्राप्ति की अपेक्षा भी कहीं न कहीं इनके मन में अवश्य रहती होगी, जो ये एक तरह से आगे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया कही जा सकती है। दूसरा जो पॉइंट है एग्जैक्ट यही है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, क्योंकि चुनाव में जिस तरह से पार्टियों के द्वारा धन खर्च किया जाता है, उस धन को पुनः प्राप्ति का प्रयास हर एक राजनीतिक दल सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा अवश्य किया जाता है। और जब उस धन की भरपाई के कार्य किए जाएंगे तो कई बार आदर्शों, मूल्यों को, नियमों को ताक में रखकर काम किया जाता है, जो कि भ्रष्टाचार की वजह है। कला, साहित्य और संस्कृति का पतन, वैसे तो हमने गुणों में भी इस पॉइंट का अध्ययन किया था कि कला और साहित्य का इसमें अध्ययन संरक्षण होता है, विकास होता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि हर एक व्यक्ति जब समान रूप में उसको अवसर भले मिले हो, लेकिन अर्थाभाव के कारण वो अपनी योग्यता अनुसार इसका संरक्षण नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति के पास ऐसे संसाधन नहीं होते जो अपनी कला या उसके अंतर्गत लिखने की जो साहित्य लिखने की सामर्थ्य है उसको, उस कला को भी वो निपुणता में नहीं बदल पाता। और संस्कृतियों का भी पतन इसमें इस तरह से होता है, जब राजनीतिक दलों के द्वारा लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है तो लोगों की आपसी सामाजिक समरसता खत्म होती है, जो अल्टीमेटली उस देश की संस्कृति को दूषित करती है। क्योंकि जैसे बर्न्स ने कहा है कि लोकतंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण व मंद होती है। अगला जो आलोचना का पॉइंट है, बहुमत की तानाशाही की संभावना। क्योंकि जो बहुमत है, हालांकि लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता, एक साधारण बहुमत के आधार पर पार्टियां विजेता होकर आती हैं, लेकिन फिर भी चाहे 20-30% मतों के साथ कोई सत्तारूढ़ सरकार है, उसके पास संपूर्ण शक्ति आ जाती है और उससे एक अल्प अंतर के आधार पर जो विरोधी दल है वो पूर्णतः शक्तिहीन हो जाता है। तो इतना जो अंतर है, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा अपने इस बहुमत के एक अहम के आधार पर वो निरंकुश रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लग जाती है। वो निरंकुश रूप में इस कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण करने लग जाती है जो कि लोकतांत्रिक शासन से अपेक्षा नहीं की जाती। मतदाताओं की उदासीनता, क्योंकि आज भी ये जो विकासशील देश हैं भारत जैसे, इनमें जनता के पास इतना अवकाश नहीं होता कि वो राजनीतिक गतिविधियों में पूरी रुचि के साथ भाग ले सके। आज भी आम व्यक्ति के मुंह पे ये रहता है कि कौन रप हो, हमें का हानि राजा कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है,
हमें फर्क पड़ता है। हमारी सुबह और शाम की यदि रोटी की व्यवस्था नहीं हो तो उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता, इससे उन पर फर्क पड़ता है। राजनीतिक चुनाव में भागने दौड़ने, मतदान का प्रयोग करने, प्रचार प्रसार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जीवन इससे प्रभावित नहीं होता। तो इस प्रवृत्ति के कारण मतदाताओं में जो उदासीनता आती है, उस उदासीनता का परिणाम ये होता है कि 50% भी जनता के द्वारा मतदान नहीं किया जाता और 50% जो मत हैं वो भी अनेक दलों में डिवाइड हो जाते हैं और इसका फायदा जो एक चतुर पार्टी है वो ले जाती है और वो फिर जनहितों पर खरी भी नहीं उतरती। संकट काल की दृष्टि से कमजोर लोकतांत्रिक शासन को संकट काल की दृष्टि से इसलिए कमजोर माना जाता है कि कई बार जब क्विक डिसीजन करने की आवश्यकता हो, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में प्रत्येक चीज को व्यवस्थापिका के पास लाकर उस पर विचार विमर्श किया जाता है और उस विचार विमर्श में कई बार इतनी देर हो जाती है कि उस देरी का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। सपोज किसी पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा देश पर आक्रमण किया गया हो तो वहां पर क्विक डिसीजन लेकर शत्रु का प्रतिकार करने की या उस आक्रमण को विफल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में पहले व्यवस्थापिका सदन को बुलाया जाता है और व्यवस्थापिका के द्वारा जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर विचार विमर्श किया जाता है। इस विचार विमर्श में अनावश्यक देरी होना स्वाभाविक है। मतदाताओं की गरीबी बाधक और मतदाताओं पर जाति और धर्म का प्रभाव, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति धर्म और जाति के जाल में इतना जकड़ा हुआ रहता है कि वो मतदाताओं की योग्यता को कभी नहीं देखता। उसे ये लगता है कि मेरी जाति का व्यक्ति है वो मेरा हितैषी हो सकता है या मेरा धर्म से जुड़ा जो व्यक्ति है वो ही मेरा हितैषी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच का दायरा राजनीतिक दलों के द्वारा या समाज का ताना बाना इस प्रकार से बना हुआ है कि व्यक्ति जाति धर्म के दायरे से बाहर नहीं निकल पाता और इसका फायदा ये राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया जाता है। गरीबी सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि व्यक्ति गरीबी के कारण उसके पास अवकाश नहीं होगा। यदि वो एक दिन का अवकाश लेगा तो उस अवकाश के बदले उसको किसी प्रकार का आर्थिक प्रतिफल नहीं मिलेगा और वो उसके परिवार को उस दिन रोटी खिलाने की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो ऐसे में गरीबी भी लोकतंत्र के सफल संचालन में बहुत बड़ी बाधा है। गरीबी से जुड़ी एक बेरोजगारी ऐसी समस्या है जो सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ रही है। बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे की पूरा कर एक दूसरे को ये बढ़ाती है, समर्थित करती है। लोकतांत्रिक देशों में संसद और जो प्रांतों की विधानसभाएं आजकल अनर्गल बहस का एक केंद्र बन गई हैं। पहले इनकी बैठकें बहुत कम होती हैं और बैठते ही हर एक दिन स्थगित कर दी जाती है। किसी न किसी प्रकार का ऐसा इश्यू इनके सामने आता है कि ये किसी मुद्दे पर, किसी भी विधेयक पर सही तरीके से विचार विमर्श नहीं कर पाती है। तो आजकल संसद जैसी व्यवस्थापिकाओं को अनर्गल बहस का केंद्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मतदाताओं के पास समय का जो अभाव है उससे हम नहीं नकार सकते। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उपरोक्त ये बहुत सारे अवगुण या दोष देखे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि इससे बेहतर शासन प्रणाली दुनिया में दूसरी नहीं है और इसीलिए आज 80-90% देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया है। तो ये इसकी महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे ये लॉर्ड ब्राइस ने अपना कोटेशन ये दिया है कि लोकतंत्र पर अनेक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, किंतु इससे अच्छी शासन प्रणाली की खोज मानव जाति ने अब तक नहीं की है। इसी तरह JS मिल ने कहा कि लोकतंत्र की आलोचना के तर्कों को पूरा महत्व देने के बाद मैंने निसंकोच इसके पक्ष में निर्णय किया है। अर्थात मिल का कहना है कि भले इसकी कितनी आलोचना की जाए लेकिन फिर भी इससे बेहतर शासन नहीं है, तो इसके पक्ष में ही मेरा निर्णय होगा। इसी तरह कारपेंटर ने कहा कि हे अनादरणीय लोकतंत्र, मतलब आदर नहीं अनादरणीय लोकतंत्र, मैं तुझे प्यार करता हूं क्योंकि तुझसे बेहतर शासन प्रणाली दुनिया में दूसरी नहीं है। लोकतंत्र के गुण और दोषों का अवलोकन हमने कर लिया और इसकी सफलता की शर्तें और लोकतंत्र के भविष्य का अध्ययन हम
अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।